नमस्ते। स्टार्ट करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज से। तो एक सेइंग है, व्हेन एवरीवन इज डिगिंग फॉर गोल्ड सेल शॉल्स। मतलब कि जब हर कोई गड्ढा खोद रहा होता है सोने को ढूंढने के लिए, उस टाइम पे हमें इक्विपमेंट बेचने चाहिए जो कि सोना खोदने के लिए काम आएंगे। क्योंकि जो आप सोना ढूंढने जाओगे तो ऑलरेडी 1 लाख आदमी वही काम कर रहा है, तो आप 1 लाख एक नंबर पे आओगे सोने को खोदने के लिए, तो वहां पे आपका सक्सेसफुल होने का चांस कम है। बट अगर आप कोई इक्विपमेंट बेचते हो जो सोना खोदने के काम आने वाला है, तो वहां पर भीड़ लग जाएगी, क्योंकि हर कोई सोना ढूंढने के लिए पहले से जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो बेसिकली इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी लगता है, जो इक्विपमेंट लगता है, उसको उसको प्राज इंडस्ट्रीज सेल करता है। तो उसमें होता क्या है, ये लोग फैक्ट्री सेटअप कराते हैं और एक्सपोर्ट में काम करते हैं। और इसके अलावा इंडिया में कुछ कुछ टैंक्स वगैरह होते हैं, प्रेशर टैंक्स होते हैं, जिसमें इथेनॉल बनता है। इस इथेनॉल बनता कैसे, उसका प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली जो शुगर का वेस्ट होता है और जो स्टार्च होता है, राइस से आया, पोटैटो से आया, आप आलू वगैरह देखो कोई वेस्ट निकलता है, या फिर उस तरह के कोई चीज़ें होती हैं जिसमें से स्टार्च बन मिल पाए आपको, उसे और शुगर के जो वेस्ट होता है और शुगर मिल्क से जो वेस्ट निकलता है, वहां से उसको मिक्स करके प्रोसेस करने के बाद इथेनॉल इथेनॉल बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक कंपनी है श्री रेणुका शुगर शुगर मिल्स, अगर आप जानते हो तो आपको शायद पता होगा। तो वो लोग भी इनके कस्टमर हैं, वो इनसे प्लांट परचेज करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये समझते हैं कि भाई इथेनॉल की ज़रूरत क्या है, जब हर तरफ इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और इस तरह की बात चल रही है कि भाई हर चीज़ इलेक्ट्रिक होगी, तो इथेनॉल का एकदम से क्या मतलब है। तो भाई इथेनॉल का यूज़ ये है कि अगर आप पेट्रोल की कार को चेंज करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक पर जाते हैं। तो इसका दो रीज़न है, एक तो भाई कॉस्ट कटिंग हो जाती है, ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई जब इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी उससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि धुआं नहीं देगी। बट एक चीज़ और है, जब वो बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उससे कार्बन एमिशन होता है, तो वो 100% इको फ्रेंडली नहीं है। तो अगर हम पोल्यूशन की निगाह से देखें तो इको फ्रेंडली नहीं आता है। और वहीं अगर हम देखें बैटरी के प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें भी हैवी मेटल्स होते हैं और काफ़ी सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ इको फ्रेंडली नहीं लगती। तो इसी वजह से इथेनॉल पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी सॉल्व होती है कि भाई कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम होगा उस चीज़ से। तो उसी फील्ड में इंडस्ट्री ये काम करती है। बेसिकली जो मेन हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हैं टैंक्स, हाई प्रेशर टैंक्स जो होते हैं। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, जिसमें भी फ्यूचर में काम कर रहे हैं कि प्लेन क्या हम इथेनॉल से चला सकते हैं। और बाकी कुछ कुछ परसेंट पेट्रोल में ऐड करने की बात चलती है, जो गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है कि हम पेट्रोल के अंदर अगर थोड़ा बहुत इथेनॉल मिला दें तो वहां से क्या कार चल सकती है, वहां से कार कैसा चलेगी, क्या परफॉर्मेंस आएगा और उससे क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। और वहीं जैसे आप जानते हैं कि यार पेट्रोल अगर हमें चाहिए तो पेट्रोल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, गल्फ कंट्री से बेसिकली इंपोर्ट होता है पेट्रोल। तो वहां से अगर हम पैसा दे दे के उसको इंपोर्ट करेंगे तो वहां से तो भाई हमारा देश गरीब होता जाएगा। तो क्या अपनी ही कंट्री में ऐसा कुछ प्लांट लग जाए जहां से हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करें, तो भाई कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग हो, जिससे ओवरऑल पूरे कंट्री का फायदा हो सके। रोज की तरह भाई आज भी थोड़ा थोड़ा फंबल कर रहे हैं, एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसी वजह से हो रहा है। हाँ, तो कहाँ पर थे। हाँ, तो जब हम इथेनॉल को यूज़ करेंगे तो उससे हम हमारा धीमे धीमे पेट्रोल का यूज़ कम होगा और इलेक्ट्रिक कार से जो कार्बन एमिशन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी इथेनॉल से। तो इन फ्यूचर कुछ कार्स अभी आई थी, जैसे कि नितिन गडकरी जी हैं जो हमारे, उन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोयोटा की मिराई एक कार थी, वो उनके लिए स्पेशली आई थी टोयोटा की तरफ से। वो एक इथेनॉल रनिंग कार थी, वो इथेनॉल से चलती है। तो उसके बारे में आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ से उन्होंने अपना एक व्यू बताया था कि यार अगर हम रोड्स पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा, गाड़ियाँ भी ज़्यादा बिकेंगी। आप देखो अगर आप गाँव में रहते हैं जहाँ पर रोड अच्छे नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई कौन ले गाड़ी, यहाँ पर बेकारी हो जाएगी। बट वो अब नए नए रोड्स के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज इतने सारे बन रहे हैं, और जिसमें वो उनकी स्पीचेस इतनी मोटिवेटिंग होती हैं कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत रोड बन रहे हैं यहाँ से वहाँ। अगर हम ये जो सिटी पड़ रहा है बीच में, वहाँ पर अगर हम ऊपर से पुल निकाल देंगे तो भाई बिना उसके भीड़ भाड़ के हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, कार का जो मार्केट है वो बढ़ेगा। और अगर आप निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारा पैसा इस बार निकला है। जैसे कि मैं अपने पास्ट वीडियोज़ में भी बताता रहता हूँ
तो वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा, आपके घर के आसपास नई नई चीज़ें खुली, आपके पास रोड अच्छे बन गए, तो उसके बाद आप क्या सोचोगे, अब गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि यार चलाने के लिए रोड है, हम पार्क कर लेंगे, अच्छा रोड है, चौड़ा रोड है, तो वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ये सारे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे अब सब लोग क्या देखेंगे कि भाई कैसे करके हम इथेनॉल बना लें ताकि उसको बेच बेच के पैसा कमाएं, लेकिन इसमें कई सारे लोग घुस जाएंगे। तो जैसे एनवीडिया कर रहा है कि भाई गूगल को हो गया और इसको हो गया, ऐसे कर कर आके अपना एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है डिमांड साइड पर सब लोग पागल हैं, सब लोग यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कुछ ना कुछ इक्विपमेंट टाइप का बेचूं, वहां पर इक्विपमेंट ये हो गया और यहाँ पर इक्विपमेंट हो गया कि भाई प्लांट इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होगा, तो उस चीज में कंपनी काम करती है। अब बिजनेस को थोड़ा सा समझते हैं। जनरली आपको पता होगा कि मैं मेटल रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वहां से मैं बहुत दूर भागता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेटल वाली जो कंपनीज होती हैं वहां पर पैसा बर्बाद होता है, लेकिन ये मेटल को यूज करती है, उसके बाद भी मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ? उसका रीजन ये है कि मेटल को अगर आप डायरेक्ट बेचोगे कि भाई मैंने खाली सरिया बना के बेच दी, तो उसमें पैसा नहीं बनता। अगर आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दोगे कि आपने कुछ टेक्नोलॉजी डाला, क्योंकि टैंक्स वगैरह हैं तो अल्टीमेटली बनेगा तो मेटल से ही ना, तो उसमें अगर आप वैल्यू एडिशन कर दो कि मैंने कुछ अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी, तो उसमें क्या होता है, आपका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेट्स से 10 रुपए किलो लोहा है, मुझे पता है 10 रुपए किलो नहीं है, लेट्स से 10 रुपए किलो लोहा है, और अगर मैं कुछ उसकी सिंपल चीज बना के बेचूंगा तो मैं 11-12 रुपए से ऊपर नहीं दे सकता, और इधर उधर से कोई कंपटीशन आ जाएगा कि भाई लो तुम 12 का दोगे, मैं 11 का दे दूंगा। बट वहीं पर अगर आप टेक्नोलॉजिकल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं कि भाई मैं उसका कुछ ऐसा प्रेशर वाला टैंक बना दूंगा जिसमें ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं, या फिर इतने टाइम में ये ऐसे करके इथेनॉल को प्रिपेयर कर देगा, तो वहां से एक नई चीज निकल के आती है कि क्रॉस मार्जिन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता, और उसमें ब्रांडिंग वाली भी चीज आ जाती है। लेट्स से आप लोहा खरीद रहे हो, रॉ लोहा खरीद रहे हो, तो लोहा आप कहीं से भी खरीदो, आपको पता है लोहा लोहा होता है। अब अगर आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हो कि भाई इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, तो वहां से अगर ये कुछ ना कुछ बनाते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन में ग्रॉस मार्जिन अच्छा आ जाता है, जिस चीज पर ये लोग अपना मोड क्रिएट कर सकते हैं कि और कोई कंपनी का नहीं लेंगे। सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, तो वो सब चीज पे काम कर रहे हैं। बिजनेस में मेनली 20% इनका माल एक्सपोर्ट होता है और 80% हमारे इंडिया में यूज होता है। इनके काफी सारे कस्टमर्स हैं, आपने देखा होगा P&G है और काफी सारे बड़े बड़े नाम हैं। अभी सारे नाम वो तो आप मतलब खुद ही सर्च कर सकते हो, मैं वीडियो में आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा जो आपको इंटरनेट पर ना मिले। आप गूगल डालोगे कौन कौन कस्टमर है, आपको सब लाइन से मिल जाएगा, बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो 20% था वो था एक्सपोर्ट का बिजनेस और 80% था हमारा डोमेस्टिक बिजनेस। तो इस अगर आप पर्टिकुलर क्वार्टर में देखोगे तो इनका जो टॉप लाइन है वो लगभग फ्लैट है, लगभग 0.95% 97% का ग्रोथ है, तो लगभग फ्लैट है। तो इसके ऊपर जो CEO है उन्होंने बोला कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इस साल हम प्लान कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे ताकि एक्सपोर्ट में हमारा मार्जिन ज्यादा है और वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ग्रो करने के लिए। तो वहां से उन्होंने बोला कि हमने जो एक्सपोर्ट था हमारा 20% वो हो गया 35%, तो उस वजह से हमारा जो इस साल का ग्रोथ, इस क्वार्टर का ग्रोथ है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। तो उसके पीछे उन्होंने एक चीज और बताई कि फ्यूचर हम इसको ब्राइट देखते हैं, क्योंकि आज फंबल ज्यादा हो रहा है भाई, तो फ्यूचर हम इसको ब्राइट देखना है, थोड़ा सा बियर करना है। आप लोग भी, मैं कोई रिकॉर्डेड मतलब पढ़ के नहीं बोलता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है मैं वैसे बात करता हूँ। तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम 35% हमने इसको कंटिन्यू करा और फ्यूचर के एस्पेक्ट्स पे हमें इंटरनेशनल बिजनेस से ठीक दिख रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हम ग्रोथ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे मार्जिन बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट मार्जिन में काफी बड़ा इंक्रीज आया है और वहीं टॉप लाइन फ्लैट रहा है। तो उन्होंने बोला पहले क्वार्टर में तो भाई शुगर, जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर का जो मटेरियल है, जो वेस्ट होता है, फिर कुछ ना कुछ मटेरियल है, उसके प्राइसेस से भी ये डिफर करता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सीजन वगैरह है इसका शुगर का, जिस वजह से भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो पहला क्वार्टर तो हमारा जनरली फ्लैट ही जाता है या फिर कम ग्रोथ का जाता है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में अल्टीमेटली ग्रो करते हैं। जो हमने पास्ट में भी देखा, हम इनकी बैलेंस शीट को अगर पढ़ते हैं, आप मनी कंट्रोल पर जाओ या फिर डायरेक्ट बैलेंस शीट कंपनी की वेबसाइट से निकालो, वो आप देख सकते हो। मैं जनरली कंपनी की वेबसाइट प्रेफर करता हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है उसमें पढ़ने में, लेकिन आपको डाटा एक्यूरेट मिलता है। तो उसमें आप देखेंगे दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ करते हैं, पहला क्वार्टर जनरली फ्लैट जाता है। तो वो चीज़ उन्होंने ठीक बोली। इसके अलावा वो एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जैसे बोलते हैं जेट फ्यूल। अब वो ये इस पे टेक्नोलॉजिकल वर्क कर रहे हैं कि क्या जेट फ्यूल हम इथेनॉल से चला सकते हैं, जो जेट्स होते हैं। तो
तो अगर वो चीज़ उनकी सक्सेस होती है तो इन फ्यूचर ये कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बना सकती है, क्योंकि फिर जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा उसके रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह की डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो इको फ्रेंडली होगा, दूसरा सा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वहाँ से नए रिस्क और नए रिवॉर्ड्स निकल के आते हैं। तो आप ऐसे करके देखें तो अभी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 9-9.5 हज़ार करोड़ की कंपनी है, तो वहाँ से अगर आप देखते हैं तो ग्रोथ पोटेंशियल तो रोड मैप काफ़ी क्लियर दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और जो मेनली कंपनी ने ग्रो किया था तो कोविड के बाद ग्रो किया था, उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें दिख रही थी। एक बार नंबर्स को देख लेते हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो है 65%, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 44%। सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन होता है एंड प्रॉफिट ग्रोथ बॉटम लाइन होता है। तो 44% का ग्रोथ है और 65% का सेल्स ग्रोथ है। यहाँ से सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अच्छा इनके पास मार्जिन मिलेगा। उसी के लिए अगर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी को, आरओई को, तो 24% है, और जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 31.7%। तो इन दोनों के बीच में मार्जिन भी अच्छा खासा है। इसके अलावा 87 करोड़ कंपनी के पास कैश है। कंपनी छोटी है, 9,500 करोड़ की है, तो उसके हिसाब से 87 करोड़ थोड़ा वैल्यू रखता है। अगर 2-3 लाख करोड़ की कंपनी होती है, जो मैंने कल वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर 200-300 करोड़ भी कुछ नहीं मायने रखता। तो ऐसा करके देखना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 32% के, 32.8, 33% के आसपास है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये कोई इक्विटी डाइल्यूट वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है, और ग्रोथ मैप काफ़ी अच्छा है। बट आप एक चीज़ को समझ के देखें कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी अल्टीमेटली लार्ज कैप नहीं है, स्मॉल कैप में ही होगा, मिड कैप भी नहीं होगा, अभी तो स्मॉल कैप में ही होगा। तो वहां से अगर आप देखते हैं तो रनवे तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप 10 गुने इसको सोच के चलते हैं कि भाई मैं इसमें 10 गुना पैसा बना सकता हूँ क्या, तो चांस तो है भाई, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। बट एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग बिग मनी कम्स विद अ रिस्क। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब जब तक आप अपने 10 रुपए को 5 रुपए कराने का मतलब हिम्मत नहीं रखते हो, जब तक आपका पैसा 10 रुपए का 100 रुपए नहीं हो पाएगा। तो 10 गुना करने के लिए भाई रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, इसमें भी इन्वॉल्व है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा इन्होंने कुछ कुछ प्रॉमिस किए, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, सॉरी। बट इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो देखो भाई, टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें कुछ समझ नहीं आने वाला, हम बात करते हैं नंबर्स पर। तो पिछले अगर 2-3 साल के नंबर देखते हैं तो बैलेंस शीट बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, मतलब फ्यूचर में ग्रो करने के लिए पैसे हैं इन लोगों के पास। और अगर हम कॉन्सेप्चुअली भी देखें तो इथेनॉल की डिमांड अच्छी है, और अगर एक बार कंपनी एक्सपोर्ट करने लगती है प्रोडक्ट को, तो वहां से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है। क्योंकि अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत होती ना तो 35% जो उस क्वार्टर का एक्सपोर्ट है वो नहीं होता। तो वैसा करके समझे आप। तो मोटा मोटा अगर देखते हैं आज के वैल्यूएशन पर, तो आज के वैल्यूएशन पर पहले जैसा वैल्यूएशन तो नहीं है, बट उसके हिसाब से आप ये भी देखिए कि पहले जो इसका जो एक्सपोर्ट था वो 20% था, और इस क्वार्टर में 35% है। तो जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ समझें, यू कांट बाय टुडेज स्टॉक एट यस्टरडेज प्राइस। उस टाइम पर जब स्टॉक सस्ता था उस टाइम रिस्क भी ज़्यादा था, और 3 साल का रन ये मैप नहीं था कि भाई 3 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा है। क्योंकि अगर 3 साल से कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मेरे को, तो वहां से एक चीज समझ में आती है कि भाई ये जो फ्लो बना हुआ है ग्रोथ का, ये टूटने के लिए कुछ नेगेटिव चीज चाहिए, और वो करंटली दिख नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नियर फ्यूचर देखें 2-3 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से डबल ट्रिपल तक का बन सकता है। लेकिन अगर आप 5-7 साल का देखते हैं, लंबा रोड मैप देखते हैं, तो 10 गुना होने में भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 9,500 करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको बड़ा होने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, जितनी बड़ी दिक्कत आती है लाख करोड़ की कैपिटल वाली जो कंपनी होती है मार्केट कैप वाली, उसे आती है। तो ऐसा करके देखा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो वर्थ इट मेरे को लगता है। इस वैल्यूएशन में मैं कंफर्टेबल हूं, क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है इस वजह से, और रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो वहां से फ्यूचर ग्रोथ की प्रॉब्लम भी अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए सब चीज़ पॉजिटिव लगती है। तो वैसा करके आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं इस पर देख के। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था मेरे पास सुरेश सुबह जी का। नमस्कार बेटा, नमस्कार जी। बीएम इक्विटी में जा रहे हो, सुन के खुशी हुई, ऑल द बेस्ट। बीएम मीट्स में मैं जा रहा हूँ बसंत सर से मिलने के लिए, बट अभी करेंटली क्या है, मेडिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, आई थिंक 13 का है। तो वीडियो शायद थोड़ा बहुत डिले होगा, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। और मेरा तो प्लान था यार कि इसी 1-2 वीक के अंदर जाऊं, बट अब मेडिकल थोड़ा सा इशू है तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। बट मेनली मेरा बसंत सर से मिलने का मोटिव ये था कि मैं ये समझना चाहता था उनके साथ 1-1.5 घंटे, 1 घंटे के लिए बैठूंगा भाई, 1 लाख नहीं है, 50,000 वाले में बैठेंगे। तो
उसमें मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि बसंत सर सोचते कैसे हैं। वो 30-35 साल से मार्केट में है, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे 1 घंटे, मेरे को कोई इनसे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। मैं बस उनके पास बैठूँगा, उनसे स्टॉक कुछ भी वो पिक कैसे करते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं स्टॉक को पिक करने के लिए, मुझे बस ये सीखना है उनसे। और मुझे समझना है कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो पे और उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। और अगर हम देखें कि उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, अगर मैं उसमें कुछ चीज़ समझ पाया, तो आई थिंक 50,000 रुपये बहुत चीप प्राइस है। मतलब आप इसको यार कंट्रोवर्सी मत करना, बहुत सस्ते में मिल रहा है हमें ये समझने के लिए कि वो 35 ईयर का जो उनका एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने ट्रमेंडस अपना वेल्थ को ग्रो किया, तो कि वो सोचते कैसे हैं। अगर मैं एक बार ये समझ पाया कि वो सोचते कैसे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और 50,000 रुपये तो भाई हाल कम जाएंगे अगर ये समझ में आ गया कि वो सोचते कैसे हैं। तो वो वाली चीज़ थी, तो उस वजह से मैं उनसे मिलना चाहता था। जाएंगे भाई, ये मेडिकल इशू थोड़ा सॉल्व होता है तो उसके बाद जरूर जाएंगे। और अगर उन्होंने रिकॉर्ड करने का परमिट दिया तो बिल्कुल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगा। सुरेश जी का क्वेश्चन भी है, टाटा एलेक्सी या बजाज फाइनेंस, इनमें से कौन सा अच्छा है फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब लोग होशियार हो गए भाई, फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सुरेश जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं नमस्कार बेटा, तो आई थिंक आपकी एज 40 से अबव होगी। मैं गलत हो सकता हूँ बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से देखना चाहें तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ मिले मेरे को, सिक्योरिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी आपको जाना चाहिए। क्योंकि टाटा एलेक्सी बेसिकली करता क्या है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देता है। जो मैंने आपको पास में वीडियो में बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कमेंट में उसको टैग कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। टाटा एलेक्सी में क्या है, बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजिकल काम है। तो अगर जैसे आप देखेंगे कोई कार पर बड़ी स्क्रीन लगी है, आप गाड़ी के अंदर घुसे, आपकी जेब में चाबी रखी हुई है, आपने गाड़ी में खाली गेट में हाथ डाला और खोल दिया, और गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि आपकी जेब में चाबी है, आप ही ऑनर हो। वो सब चीज़ें, गाड़ी अगर ठुकने वाली है तो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक कर लेती है। ये सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी लगता है टाटा एलेक्सी का। इसके साथ फार्मा में कुछ ना कुछ नए नए इक्विपमेंट्स लगते हैं और कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगती है हमारी बीमारियों को क्योर करने के लिए स्मार्ट तरीके से, तो उसमें कंपनी काम करती है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस, आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं, उसमें इतनी सारी बैकएंड में टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें टाटा एलेक्सी काम करता है। और कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है, फ्यूचर अच्छा है। पास में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा खुद को प्रूव किया है, डोमिनेट करते हैं अपनी फील्ड में। महंगा मिलेगा आपको, ये सस्ता नहीं मिलेगा, बट अभी के वैल्यूएशन से मैं बोलूँगा कि जैसा इसका फ्यूचर दिखता है उस हिसाब से मेरे को रीजनेबल से थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट आप कुछ ना कुछ अगर डिप पे से बाय करेंगे तो अच्छा पैसा बनने के चांस हैं। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी में बनेगा। बट अगर आप देख रहे हैं कि भाई मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए है, मेरे को 15-17% का रिटर्न मिलता रहे, मेरा इंडेक्स बीट हो जाए, एफडी बीट हो जाए, तो मेरे हिसाब से आपको बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहिए। क्योंकि बजाज फाइनेंस एक स्टेबल कंपनी है और उसमें कोई बड़ी उठापटक नहीं होगी। लेट्स से आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो वो कभी 1.5 करोड़ नहीं हो सकता, मतलब थ्योरेटिकली हो सकता है। बट अगर कोई मेजर कोई क्रैश नहीं आया, फिर ऐसा कुछ नहीं आया, तो मेरे हिसाब से 10-20%, 10-5% की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे मिलेगी आपको, 50% कभी भी नहीं गिरेगा अगर क्रैश नहीं आया। क्रैश में तो भाई सब कुछ जाता है, तो आपको पता ही है, वो भी टेम्परेरी होता है। आपकी कंपनी अच्छी है तो पैसा लौट के आ ही जाता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और समझें, आप अपने, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं, मैं सभी लोगों से बोल रहा हूं, तो उसमें आप एक चीज़ देखें। अगर आपने कोई स्टॉक को परचेज किया, अब उसका प्राइस अगर गिरता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, इसे बेच दूं या फिर अच्छा है गिर गया अब और खरीद लेते हैं। तो अगर आप वो वाले हैं कि अच्छा है गिर गया और खरीद लेते हैं, तो फिर आप रिस्की बैठ लें। और उसके बाद क्योंकि आपके गट में हिम्मत है रिस्क लेने की, तो फिर आप रिस्की बैठ लें और वहां से समझें कि ये कंपनी करती क्या है और इसका सेटअप क्या है अंदर की, मतलब कितने गुना शेयर हो सकता है, कितने गुना हो सकता है, वो डिपेंड करता है ग्रोथ पे। और जिस टाइम आप खरीद रहे हैं वहां आपको सस्ते पी पे मिले और आपको समझ में आ जाए कि आपने कैलकुलेशन कहीं से लगा लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया है कि कंपनी का ग्रोथ आने वाला है और ग्रोथ किस टाइप का है, तो वहां से अगर आप उस चीज को पकड़ पाते हैं तो मेरे हिसाब से वहां से आप मल्टीपल रिटर्न बनाएंगे। नहीं तो अगर आप 12-15% पे ही रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं है यार। हर एक की अपनी अपनी रिस्क कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है मतलब। तो वहां से आप बजाज फाइनेंस टाइप स्टॉक देख सकते हैं, मेरे हिसाब से इंडेक्स बीट करेगा और एफडी तो बीट लगभग कर ही देगा। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं पता देते हैं या नहीं, बट अब आपको पता है यार हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप सोचें।
और बाकी अगर आप इनकी वॉलीटिलिटी भी नहीं झेलना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप इंडेक्स में तो इन्वेस्ट करें। आप अपना एफडी का जो 6-7% का रिटर्न है उसको 12-14% कर देंगे तो आप 6-7% से, जैसे आपका पैसा एफडी में 12 साल में डबल होगा, तो आप इस तरह से सोचें कि इंडेक्स में आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। आप एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर देख रहे हैं तो वैसा करके देखना चाहिए। तो भाई और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है यार, आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो, या फिर फंडामेंटल किसी कंपनी का आपको समझना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिक कर लूंगा। ये लास्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था जिसको मैंने अभी पिक किया। और बाकी यार अपने किसी फ्रेंड को भेज दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो वहाँ से यार थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, और आप करोगे तो शायद हमारा नंबर थोड़ा आगे बढ़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।